नेपाल में अचानक आई इस बाढ़ को अगर आप सिर्फ फ्लड कहेंगे तो शायद हम इसकी पूरी कहानी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इस तबाही की शुरुआत नीचे नदी में नहीं हुई थी। शुरुआत हुई थी हजारों मीटर ऊपर हिमालयों की चोटी पर। हिमालय में पहले बर्फ टूटी, बर्फ के साथ साथ भारी भरकम पत्थर और मिट्टी नीचे गिरे, जिससे निचले इलाकों में पानी और खतरनाक मलबा बहकर आया और देखते ही देखते कुछ ही समय में पूरा इलाका इस तबाही की चपेट में आ गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाला यह बात थी कि शुरुआत सीस्मिक डेटा देखकर इसे पहले ही भूकंप से जोड़कर देखा जा रहा था। बाद में वैज्ञानिकों ने माना कि जमीन को हिलाने वाली चीज कोई भूकंप नहीं बल्कि ग्लेशियर और पहाड़ों के मलबे एक का एक बहुत बड़ा मैसिव कोलैप्स था। तो आखिर क्या हुआ था? क्या कोई ग्लेशियर लेक फटी थी? क्या पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरा था? और सबसे बड़ा सवाल यह आता कि क्या हमारा हिमालय अब ऐसे डिजास्टर के लिए पहले से ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक हो चुका है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेपाल और भयानक तबाही आखिर किस वजह से आई। अब बात आती है कि क्या हुआ था उस दिन। 26 अगस्त को नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के आसपास एक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। शुरुआत में मिली जानकारी काफी कंफ्यूजन थी, क्योंकि सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट यानी भूकंप नापने वाले डिवाइसेस में एक ऐसा सिग्नल रिकॉर्ड हुआ था जिसे पहले ही भूकंप समझा गया था। लेकिन CNA की रिपोर्ट और बाद में के सामने आए साइंटिफिक एनालिसिस ने कुछ ही कहानी बयां की। एक्सपर्ट ने बताया कि सीस्मिक सिग्नल किसी भूकंप का नहीं बल्कि एक ऐसे बड़े ग्लेशियर के कोलैप्स या आइस एवलांच की वजह से आया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट इमरजेंसी और एक्सपर्ट के मुताबिक हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित एक ग्लेशियर का एक बड़ा विशाल हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ गिर रहा था। यानी सीक्वेंस कुछ ऐसा था, पहले ग्लेशियर का बर्फ वाला हिस्सा अनस्टेबल हुआ, फिर उसका एक बड़ा टुकड़ा टूटा और नीचे गिरा। इसके बाद ग्रेविटी ने उस भारी भरकम आइस मास को हिमालय की ढलान के नीचे खींच लिया और यहीं से शुरू हुई थी इस आपदा की असली कहानी। फिजिक्स और डिजास्टर की बात करें तो इसे समझने के लिए सबसे बड़ी थोड़ी सी फिजिक्स समझनी होगी जो हमने बचपन में पढ़ी थी। मान लीजिए हिमालय की ऊंचाई पर ग्लेशियर का एक हिस्सा मौजूद है, हजारों टन भारी बर्फ। क्योंकि यह ग्लेशियर काफी ऊंचाई पर है इसलिए इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही वह हिस्सा टूटता है और नीचे गिरना शुरू होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। अब इमेजिन कीजिए बर्फ का एक विशालकाय टुकड़ा पहाड़ की ढलान से नीचे बड़ी तेजी से गिर रहा है। लेकिन यह सिर्फ बर्फ नहीं, नीचे आते आते यह अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें, मिट्टी और बाकी सारा मलबा घसीटता हुआ लाता है। यानी नीचे आता हुआ मटेरियल सिर्फ पानी या बर्फ नहीं बल्कि एक बेहद खौफनाक मलबा बन जाता है। नेचर टेम्पररी बैरियर की बात करें, अब इस त्रासदी का अगला और सबसे अहम हिस्सा समझिए। जब बर्फ और चट्टानों का इतना बड़ा हिस्सा नीचे गिरता है और उसके सामने कोई नदी आ जाती है तो वह नदी के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, चाहे थोड़ा करे या पूरी तरह करे। इससे कहते हैं नेचुरल डैमिंग, यानी कुदरत ने खुद नदी के रास्ते में एक अस्थाई डैम खड़ा कर दिया। यह कोई कंक्रीट का पक्का डैम नहीं होता है, यह बना होता है गिरे हुए मलबे, बर्फ, पत्थर और मिट्टी की कॉम्बिनेशन से। अब ऊपर से नदी का पानी तो लगातार आ रहा था, लेकिन उसका रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। इस वजह से वहां धीरे धीरे पानी जमा होने लगता है और प्रेशर बढ़ता जाता है। फिर जब मलबे वाला यह कमजोर बैरियर दबाव न झेल पाने के कारण अचानक टूटता है तो जमा हुआ पानी एक भयानक ताकत के साथ नीचे की तरफ बह निकलता है। नेपाल में आई वीडियोस और हमने देखा कि वह पानी किस खौफनाक फोर्सेस के साथ आ रहा था। क्या यह ग्लोफ था? अगर आपने शायद ग्लोफ के बारे में जानते होंगे, ग्लोफ होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लूड का नाम सुना ही होगा। इसमें ग्लेशियर के पास या उसके पीछे बनी एक झील का कुदरती बैरियर टूट जाता है और पानी अचानक नीचे आ जाता है। लेकिन नेपाल की इस घटना के बारे में जो शुरुआती सैटेलाइट एविडेंस और एक्सपर्ट एनालिसिस आए हैं, उनके मुताबिक इसे पूरी तरह ग्लोफ का इन्वेंट नहीं माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना सीधे तौर पर एक बड़े ग्लेशियर या आइस रॉक कोलैप्स से जुड़ी है। यानी यह कहना कि कोई ग्लेशियर लेक फटी और बाढ़ आ गई पूरी तरह सही नहीं होगा। यहाँ शुरुआती
ट्रिगल ग्लेशियर का टूटना था, जिसके बाद नदी और पानी के सिस्टम में आई रुकावट बड़े और भी खौफनाक बना दिया। ग्लेशियर आखिर टूटा क्यों? अब आते हैं एक और सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर यह ग्लेशियर टूटा क्यों? इसका जवाब थोड़ा जटिल है, क्योंकि किसी कुदरत आपदा के पीछे केवल एक ही चरण हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। साइंटिफिक रिसर्च मुख्य रूप से 3 बड़े कारणों की तरफ इशारा करती है। ग्लोबल वार्मिंग, हिमालय के ग्लेशियर तेजी से बदल रहे हैं, तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर टूट रहे हैं, उनकी मोटाई कम हो रही है और उनका ढांचा भी अनस्टेबल हो रहा है। दूसरे देखते हैं परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जमीन और चट्टानें लंबे समय से जमी हुई अवस्था में रहती हैं, जो ढलानों को एक कुदरती गोद की तरह जोड़ती हैं। लेकिन तापमान बढ़ने से जब यह जमा हुआ हिस्सा पिघलता है तो पहाड़ की ढलानें कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे लैंडस्लाइड और ग्लेशियर कोलैप्स का खतरा बढ़ जाता है। बर्फ पिघलती है तो वह पानी ग्लेशियरों की गहरी दरारों में जमा हो जाता है और इसमें अंदरूनी दरारें और चौड़ी हो जाती हैं, जो पूरे ग्लेशियर को नीचे की सतह पर खिसका देती हैं। क्या इसके कोई क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है? अब सबसे संवेदनशील सवाल क्या है? हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही नेपाल में यह घटना हुई है। इसका सीधा हाँ या ना में जवाब देना सही नहीं होगा। किसी एक घटना को सीधे क्लाइमेट चेंज के जोड़ना और लंबे साइंटिफिक डेटा को जरूरी होता है, जो अभी इस केस की पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है बिल्कुल कि क्लाइमेट चेंज बेमतलब है या हिमालय का तापमान बदल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर झीलें तेजी से बढ़ रही हैं। क्लाइमेट चेंज को आप ऐसे समझिए, यह जरूरी नहीं है कि हर त्रासदी का ट्रिगर वही हो, लेकिन यह उन परिस्थितियों को इतना बिगाड़ देता है कि आने वाली हर तबाही पहले से ही कहीं ज्यादा खौफनाक हो जाती है। नेपाल की इस त्रासदी को सिर्फ एक बाढ़ कहकर भूल जाना बहुत बड़ी भूल होगी। यह हिमालय में पनप रहे नए खतरों की एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। यह सवाल यह नहीं होना चाहिए कि यह आपदा किस वजह से आई, सवाल यह होना चाहिए कि क्या हम ऐसे आने वाली तबाही से निपटने के लिए तैयार हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।